Okay, student, welcome back to question number 4. And in this question, we are again going to discuss about the cash flow statement related items. Here, the question says that you are required to prepare cash flow statement as per AS3 for the year 2018 and 19. तो देखो बेटा, यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट मांग रहा है, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट मांग रहा है, मतलब हमें इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज़ को यहाँ पर शो करना है। क्वेश्चन कहता क्या है कि एक बैलेंस शीट दे दी है उसने, उसके बाद उसमें कुछ शेयर होल्डर फंड है, करंट लायबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर देखो इसने नॉन करंट लायबिलिटीज़ शो नहीं करी है, उसके बाद उसने नॉन करंट एसेट शो कर दिए, करंट एसेट शो कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन हमसे फिर यहां पर इन्वेंट्रीज बता दी है उसने, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स बता दिए, कैश एंड बैंक बैलेंसेस बता दिए। फिर रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बताया है उसने कि प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स क्या है, मैंने अनक्लेम्ड डिविडेंड के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। देन प्रपोज्ड डिविडेंड क्या है, और उसके बाद एक मशीन अकाउंट, टैक्स और इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शो कर दी है। तो ये अगर एक ओवरऑल क्वेश्चन देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें बतानी है। और देखो सबके हमें अकाउंट्स भी कुछ के बना करके चलने हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए तो यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर ठीक है। इसमें डेट देखना पड़ेगा एक बार, क्या डेट दी हुई थी, 18-19 18 and 19। एंड देन यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हम पहले यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। यहाँ हमने लिख दिया अमाउंट, यहाँ लिख दिया पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट और पर्टिकुलर। और यहाँ पर हम अपना स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग के बाद फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग आएगा। तो चलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 4 आइटम मैंने उस दिन बताए थे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसके बाद हमारा जो सेकंड पोर्शन होगा वो होगा एडजस्टमेंट फॉर, अब एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। तो यहां पर आते ही क्वेश्चन नंबर 4 में एकदम बिगनिंग में देखते हैं कि भाई कहना क्या क्या चाह रहा था। तो जब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ देखना है तो हम ये रिजर्व एंड सरप्लस को देखते हैं, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में उन्होंने कुछ हमें दिया है 90,000 एंड 50,000। उसके बाद हम लोग इस पे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि देखिए रिजर्व एंड सरप्लस कुछ ये है 70,000 और 40,000। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमें कैलकुलेशन कहाँ करनी है, वर्किंग नोट पे करनी है। ये कैलकुलेशन हमें कहाँ करनी है बेटा, वर्किंग नोट पर करनी है। यहाँ पर आके यहाँ पे लिखा हमने सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक। हमें एक आंसर मिल जाएगा 30,000 रुपीज़। कितना मिल जाएगा, 30,000, थोड़ा इधर लिख देते हैं, हाँ, 30,000 रुपीज़ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इसके बाद क्वेश्चन में इन्होंने क्या हमको और दे रखा है, सब प्रपोज डिविडेंड के बारे में बता रखा है। तो प्रपोज डिविडेंड आपको करंट ईयर का इग्नोर कर देना है, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड लेकर के चलना है। तो ऐड कर देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड
प्रीवियस ईयर ओनली। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड बेटा हमको यहाँ पे कितना दिख रहा है, दैट इज 10,000 रुपीज। उठा करके लिख लो भाई। तो देखो रिजर्व्स होते हैं, सरप्लस में पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया, साथ ही साथ हम उसमें रिजर्व्स ऐड कर लेते हैं जो भी चेंजेस आए, साथ ही साथ हम उसमें ऐड कर लेते हैं जो भी डिविडेंड पे किया और जितना भी प्रोविजन बना के रखा है टैक्सेस का। तो यहां पर हमें रिजर्व तो पूरे क्वेश्चन में नहीं दिख रहा था, ठीक है, बट हाँ हमें टैक्सेस की इंफॉर्मेशन कुछ दिख रही है। उन्होंने टैक्स पेड बता रखा है 15,000 रुपीज है। अब टैक्स पेड अगर 15,000 रुपीज है तो यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन हमको इन्होंने बता रखी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी इन्होंने दे रखा है 20,000 और 25,000, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर 25 है, प्रीवियस ईयर 20 है। तो हमें एक यहां पे एक लेजर भी फॉर्म करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स यहां से शुरू होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन, यहां पे आ जाएगा टू बैंक जो हमने टैक्स पे किया है, ठीक है, टैक्स पेड और प्रोविजन, टैक्स पेड एंड टैक्स मेड, और बाय पीएनएल जो न्यू प्रोविजन हमने बनाया है। यहां पर जो डेटा जाएगा बेटा वो न्यू प्रोविजन वाला ही डेटा जाता है, ठीक है, क्योंकि यही हमारा प्रॉफिट को पीएल अप्रोप्रिएशन में शो करते हैं। तो ये तो आ गया 15,000, एक इंफॉर्मेशन ये है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि यहां पे 20 और 25, 20 एंड 25, 20 एंड 25, तो 20 कहां गया, 20,000 एंड 25,000। तो ये कितना हो गया 40, 40 में 20 चला गया तो कितना बच गया 20,000। नया प्रोविजन यहां पे आ जाएगा, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000। ये ओवरऑल हमारा 60,000 जा करके बन गया। कितना बन गया हमारा 60,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ गया 60,000। देखो बेटा दो कैलकुलेशन करनी पड़ गई, एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए एक अकाउंट बनाना, वो कैलकुलेशन करनी पड़ी, और साथ ही साथ आपने देखा प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हमको एक लेजर बनाना पड़ गया। तो बस यहीं पे थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चे कहते हैं कैसे होगा। देखो एक बात जानो, आपको फंडा पता होना चाहिए, लेजर्स आप खुद बना ले जाओगे, फंडा आपको पता होना चाहिए। जब आप ये सोचो कि इतने लेजर बनाने, इतने लेजर बनाने, नहीं, आपको फंडा पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन मुझे करना है, तो आप अपने आप ही इसको जो है लेजर्स अपने आप बना ले जाओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट फॉर की बात करते हैं। तो एडजस्टमेंट फॉर पे हमको यहां पर आना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे हमने देखा कि यहां पर करंट लायबिलिटीज में एक ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, तो यहाँ पर हमको कोई खासा चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिख रहा है, करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर आगे की तरफ और आ जाता हूँ क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट फॉर में मुझे एक बात समझ में आती है कि इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल से यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग इस पोजीशन पे। यहां पर उन्होंने एक मशीनरी की इंफॉर्मेशन दी है, मतलब यहां से कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन निकल सकता है मेरा, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, इंटरेस्ट ऑफ 1,000 वाज पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। एक पोजीशन ये क्लियर हो गई, तो इंटरेस्ट पेड ऐड हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन के लिए हमको फिर से एक लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमको फिर से एक लेजर बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के लिए। एक मिनट बना लेते हैं एक लेजर। तो यहाँ पर आ गए, एक डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग एक काम करते हैं, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, ये रहा, हाँ ये रहा क्वेश्चन।
यहाँ पर है प्लांट एंड मशीनरी, ये हो गया करंट इन्वेस्टमेंट्स का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, ठीक है। ये 88,000, इसका कोई मतलब नहीं है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये आ गया 2,35,000 और 2,55,000, तो 35 और 55, 35 और 55 यहाँ पे आ जाते हैं। तो प्लांट का अकाउंट बना लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इसके अलावा कॉस्टिंग 50,000 वॉज परचेज्ड, अच्छा, और यहाँ पर दिया हुआ है 35, 55, चलो तो 2,35,000, 2,55,000, ठीक। परचेज का टू बैंक कर दिया हमने 25,000, परचेज के लिए बैंक कर दिया कितना, सॉरी 50,000, ठीक, 50,000, 2,85,000, यहाँ पर 2,85,000, भैया जो शॉर्टेज पड़ रही है वही डेप्रिसिएशन है, जो शॉर्टेज पड़ रही है वही हमारा डेप्रिसिएशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 30,000, 91,000 आ गया। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हमारे पास ऐड और लेस आ जाते हैं। तो ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक। ये आइटम्स आ गए हमारे। अब इन आइटम्स को कैसे देखेंगे भाई, चुपचाप हम अपने यहाँ पे चले आते हैं, इस पे। तो एक तो आइटम ये दिया हुआ है ट्रेड पेएबल वाला, ये, और एक आइटम अदर करंट लायबिलिटी, कोई वर्किंग नोट नहीं दिया हुआ है, नोट्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है इसमें। तो ये तो आइटम सेम ही रह गया, छोड़ देते हैं इसकी बात। 15 से 20 हो गया इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, क्या हुआ है, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल कितना रुपए, 5,000 रुपीज। दूसरा आइटम देख लेते हैं क्या हो गया। एक आइटम हमको दिख रहा था डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, क्या दिख रहा था, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, लगभग 10,000 रुपीज। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये, अरे इन्वेस्टमेंट बता रहे थे, इन्वेंट्रीज 10,000 से 10,000 पहले थी और ये तो इंक्रीज करी है। एक मिनट, यहाँ गया आइटम, यहाँ पर 25 से 15 हो गई। तो ये दो आइटम्स हमने डन कर लिए। इसके बाद अब हम लोग आगे आ जाते हैं बेटा। अब आगे में क्या देखना है हमें कि एक तो इन्वेंट्री,
ठीक है। दूसरा हमारा हैम्पर कर रहा था करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और तीसरा डिक्रीज हो रहे थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ, देखिए अब यहां पे करंट इन्वेस्टमेंट्स वाला हो गया था। इधर आ जाते हैं, सारी बातों को देख लेते हैं। यहां पर इन्होंने ये दिया हुआ था कि इन्वेंट्री हमारी 10,000 थी, अब हो गई 40,000। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। तो यहां पर आइटम हमारा 30,000 आ जाएगा, यहां पर आइटम हमारा कितना आ जाएगा 30,000। ठीक, फिर ट्रेड रिसेबल 30 से 50 हो रहे हैं, 30 से 50 तो इंक्रीज हो रहा है अगेन। तो यहां पर ट्रेड पेएबल रिसेबल्स, एक मिनट रुको, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स हो रहा है। कितना बेटा हमारा 30 से 50, 20,000 रुपए का। ठीक, इसके बाद वो हमारा इन्वेंट्री 30,000, 20,000 ये हो गया। इसके बाद हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो 5,000 से 1,000 हो रहा है, 5,000 से 1,000 तो 3,000 रुपए का ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सॉरी 4,000 रुपए का ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे आ जाएंगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। $54,000 एक मिनट, मुझे लगता है डेटा देखने में कुछ है 30 हो रहा है। हाँ वही हम कह, डेटा बार बार देखने में गड़बड़ हो गई हमसे। एक मिनट, 30,000 ये हो गया बेटा, 30,000 ये हो गया। हाँ वही हम देख रहे थे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, डेटा बार बार जो है पलट पलट के देखने में गड़बड़ हो जाती है। 64,000 ये यहाँ पर नेगेटिव में आ गया। ठीक, अब हम लोग ज़रा सा इसकी टैलिएशन कर लेते हैं, पूरी टोटलिंग। तो जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा 91,000 प्लस 15,000 माइनस 64,000, आंसर आ जाएगा 42,000। ठीक, आंसर बेटा हमारा कितना आ जाएगा, ये ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो ये 42,000 यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक, अब ये 42,000 है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आया। इसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड, उसके लिए तुमने अभी प्रोविजन बना रखा था, तुम्हें पता है कितना टैक्स पेड गया है। तो तुम्हारा टैक्स पेड 15,000 रुपये गया है, 15,000 आपने माइनस कर दिया, एक आंसर आपके पास आ जाएगा। डैट इज आपका 15,000 रुपये आप इसमें से हटा देंगे, सिंपल 27,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये 27,000 जो आपका आंसर है ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बी पोर्शन में आ जाते हैं। बी पोर्शन है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का।
और एक सी पोर्शन हमारा बनेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। इन्वेस्टिंग के लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरफ चलते हैं। एक ही आइटम है, परचेज ऑफ मशीनरी। ज़्यादा बातें करनी नहीं है इसमें, आपको ही पता है। आपने अभी अकाउंट बनाया था, 50,000 की मशीनरी खरीदी थी, नेगेटिव में आंसर आ गया था, तो ये यहाँ पर बन गया था 50,000। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ गए थे। फाइनेंसिंग में देखो क्या हुआ है, आपने तो शेयर इशू किया था। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पेज बार बार पलटने में दिक्कत हो जाती है। वहाँ से डेटा वहाँ तक लेकर जाओ, पता लगा गायब हो गया। 50,000 की इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये जैसे से देखते जा रहे लिखते जाएंगे हम 50,000 का। तो यहाँ पर आ जाएगा इशू ऑफ शेयर्स 50,000 रुपये, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स। इसके बाद यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, इशू ऑफ शेयर्स के बाद फाइनेंसिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। फाइनेंसिंग में हमें क्या दिख रहा है, एक रुको, एक आइटम और है, बैंक ओवरड्राफ्ट। एक, दो, हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट हो जा रहा है। तो यहां पर आ जाएंगे और लिख देंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपीज, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर से हम लोग अपना डेटा चेक कर लेते हैं। अब इसमें ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है 10 से 20 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है। तो यहां पर लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 रुपीज, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी पैसा आया, मतलब जो हमने इक्विटी शेयर इशू किए थे उसको हमने प्रीमियम पे इशू किया था, प्रीमियम पे इशू करने से हमारे पास पैसा इनफ्लो कर गया 10,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि और क्या इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो नॉन करंट लायबिलिटीज है नहीं, डिविडेंड दिख रहा है, हमने डिविडेंड दिया है 10,000 रुपए का, प्रीवियस ईयर डिविडेंड था, करंट ईयर का इग्नोर कर देना है। तो 10,000 ये था और इंटरेस्ट था हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का 1,000 रुपए। तो पहले ये सब आइटम भी लिख लेते हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट 1,000 रुपए और इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 1,000 रुपए। उसके बाद डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पेड का मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस भी समझाया था आपको, मुझे लगता भी है कि ऐसे ही क्वेश्चन काउंसिल पूछता भी है। डिविडेंड पेड के लिए आप देखो प्रीवियस ईयर में कितना है, आप 10,000 दे रहे हो बट अनक्लेम भी तो है इसमें। अच्छा, अनक्लेम जो है 4,000 रुपये अनक्लेम्ड है, तो 10,000 रुपये आपने प्रीवियसली डिसाइड किया था कि आप देंगे, उसमें से 4,000 रुपये लोग मांगने आए ही नहीं, तो आपके जेब से आउटफ्लो कितना हुआ, सिर्फ 6,000 रुपये हुआ। कितना आउटफ्लो हुआ, 6,000 रुपये, ठीक है। कितना आउटफ्लो हुआ, इसको समझाने का तरीका सिंपल सा ही है कि देखो डिविडेंड जो तुमने प्रपोज किया है प्रीवियस ईयर वाला,
उसको ले लिया 10,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ अनक्लेम्ड चला गया, सॉरी 4,000 रुपीज़ अनक्लेम्ड चला गया। अनक्लेम्ड मतलब कि वो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया ये पैसा। जब क्लेम नहीं किया है तो आपको उसको पेमेंट करना नहीं है, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, वो आपने यहाँ से माइनस कर दिया। 6,000 आपका सिंपल सा आंसर आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये तो आपस में माइनस हो जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, 43,000 बेटा यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थोड़ी स्पेस यहाँ ले लूँगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा टोटल या फिर सम ऑफ ऑल एक्टिविटी 43 प्लस 27 तो 60, 70, 70 minus 50, 20,000. Cash at the beginning, cash at beginning. क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कैश एट बिगनिंग मेरे पास कितना है। तो यहाँ पर कैश एट बिगनिंग हमारे पास 30,000 रुपये है, 30,000 ये हो गया। कैश एट द एंड अपने आप 50,000 रुपये आ गया, इसका मतलब ये आंसर मेरा सही है। कैश एट एंड, देखो चेक भी हो गया। ठीक, ये था हमारा ओवरऑल, हमने कर लिया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। अच्छा, पेज पलटने की वजह से एक आध जगह मुझसे फिगर्स मिस भी हुई, यह तो है मैं समझता हूँ, बट हाँ यूजुअली क्वेश्चन में आपसे देखा क्या, ये अनक्लेम डिविडेंड वाला पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसमें सारी एक्टिविटीज़ करी थोड़ी थोड़ी सी, जिससे आपको ये रिवाइज हो गया कि हमें किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी है। क्वेश्चन 5 में क्या करना है, आपको सिंपल अकाउंट्स बनाने हैं। कह रहा है फिक्स एसेट परचेज कितने की करी है, फिक्स एसेट बेची कितने की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन कितने का चार्ज हो रहा है फिक्स एसेट। इन्होंने क्वेश्चन में फिक्स एसेट की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू बता दी है, मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की वैल्यू बता दी है, और बता रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा प्रीवियस ईयर करंट ईयर का दिया है, और कुछ हमें वैल्यूज दे दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहां पे बनाओ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको इस चीज की प्रैक्टिस करा दूं कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है प्रॉपरली जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बेटा देखो ये 3-4 अकाउंट की प्रैक्टिस जो है, टाइम थोड़ा शॉर्ट रहेगा आपको, बट अगर आप यही वर्कशीट आप कर ले जाओगे तो इसमें एक तो अकाउंट बनाना भी हमने सिखा दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना भी सिखा दिया। इस क्वेश्चन में हमने तुम्हें फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी बता दिए। अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े शॉर्ट होंगे। ये शीट आप बस 12 क्वेश्चन कर लो, संभवतः है कि इससे बोर्ड में भी एज इट इज आ जाए, नहीं भी आता है तो इससे बियॉन्ड नहीं आएगा, इसी से मिलता जुलता कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन करके आएगा। ठीक है, देखो अकाउंटेंसी में हम ये नहीं कह सकते यही क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, बट क्योंकि अकाउंटेंसी में क्या लॉजिक्स होते हैं, और लॉजिक्स की कोई लिमिट तो है नहीं कि कहां तक का लॉजिक्स आप, जैसे एसपीआर पूछ ले, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का राइट ऑफ का एक क्वेश्चन हमने अभी पूछा था आपसे, तो उस तरीके से। बट एटलीस्ट ये अकाउंट जो बेसिक हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर ये देखो, ये अकाउंट यहां से शुरू होता है डेबिट साइड से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये नॉमिनल अकाउंट है तो वो यहां से शुरू करेंगे, नॉमिनल का भी एक्सपेंस है तो यहां से शुरू करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक, अब डेटा फिलअप कर लेते हैं। तो 490 और 6 लाख, 4,90,000 और 6 लाख डेटा फिलअप कर लेते हैं अच्छे से, और यहां पर आ जाते हैं। यहां पर करेंगे 140 और 180, 140 180,
1,40,000, 1,80,000। ठीक, इसके बाद क्या पोजीशनिंग है, कुछ नहीं कह रहा है। देखो डेटा हमने लिख लिया, इससे और इससे हमने अपना डेटा लिख लिया। क्या अब बस खाली खेल कौन बना रहा है, ये एक पर्टिकुलर लाइन कह रहा है कि अब फिक्स एसेट कॉस्टिंग 60,000, बुक वैल्यू 30,000, वो सोल्ड फॉर 20,000। तो फिक्स एसेट है जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 60, अब बुक वैल्यू है 30। बुक वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। बुक वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। बुक वैल्यू आती है हमारी एसेट में से जब डेप्रिसिएशन लेस कर दिया जाता है। प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, बुक वैल्यू इज इक्वल टू एसेट माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू, एसेट माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू। उसके बाद हम इसमें से कॉस्टिंग निकाल, उससे जो है सोल्ड वैल्यू माइनस करके हम अपना निकाल लेते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहां पर वो कह रहा है कि सोल्ड फॉर 20,000, तो सोल्ड फॉर 20,000 का मतलब हो गया बाय बैंक 20,000 रुपए। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बाय बैंक 20,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आ जाते हैं अपने एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले पे। एक मिनट जरा देख लेते, कुछ क्वेश्चन में छूट तो नहीं रहा है, नहीं 6th है ना, इसके बाद यही लाइन दी हुई है। एक बार जरा चेक कर, क्योंकि पेज जब पलटो तब बड़ी दिक्कत होती है कि कहीं कोई डेटा मिस ना हो जाए। अब ये कह रहा है कि कॉस्टिंग 60 है, बुक वैल्यू 30 है, मतलब 30,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है। 30,000 क्या लग चुका है, डेप्रिसिएशन। तो यहां पे लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 30,000 रुपए, और यहां पर लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 रुपए। ठीक, बस इतना डेटा हमें डिस्क्लोज था, इतना डेटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या होगा कि इन दोनों को जोड़ो, 2,10,000 आ रहा है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है, 70,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये बाय डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का, सिंपल। यहां पर देखो क्या डेटा दिखाई दे रहा है, सर इसको जोड़ेंगे 6,50,000 आ रहा है। अच्छा, और एक बात बताओ, 30,000 की एसेट थी, ठीक है, 30,000 की एसेट थी, आपने उसको बेच दिया। 30,000 की एसेट थी, एक मिनट को, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया है ना, हम यहां पे क्यों ना ओवरऑल डेप्रिसिएशन लिखेंगे। कितना रुपए आया था ये डेप्रिसिएशन, इसका 70 आया था ना, तो बाय डेप्रिसिएशन 70,000 रुपए। ठीक है, ये थोड़ा सा, और एसेट को बेचने पे भी तो लॉस भी तो हुआ होगा। एसेट जो हमने बेच दी उस पे हमें क्या होगा, लॉस भी तो हुआ होगा। भाई कोई एसेट हमने 20,000 के, 30,000 उसकी बुक वैल्यू आई थी, ठीक है, 60,000 की थी। एक मिनट, ये एसेट हमारी कितने की थी, 60 थी, बुक वैल्यू उसकी 30 आ गई, आपने उसको 20,000 में बेच दिया है। 20,000 में बेच दिया तो उसका कुछ लॉस भी तो आया होगा, पीएनएल 10,000 रुपए का लॉस ऑन सेल। अब जरा इसको देख लेते हैं कितना आ गया, तो 70, 90, 1 लाख, 7 लाख रुपए ये आ गया, 7 लाख रुपए ये आ गया। 7 लाख रुपए में 490 इधर से हटा देंगे तो 2,10,000 रुपए ये आ गया। टू बैंक ये परचेज कर ली, ठीक, सारा झंझट खत्म हो गया। अब हम इधर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसने क्या क्या पूछा, कह रहा है फिक्स एसेट परचेज कितने की करी, तो यहां पर हमारा आंसर है होगा 2,10,000 की, 2,10,000 की। फिर हमसे वो पूछेगा फिर फिक्स एसेट आपने बेची कितने की थी, हम कह देंगे भैया 20,000 की, क्वेश्चन में मेंशन है। फिर उसने पूछा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ बेचने पे, हमने कहा 10,000 रुपए। फिर उसने पूछा हमसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया फिक्स एसेट पे, हम कह देंगे 70,000 रुपए। खत्म, क्वेश्चन पूरा।
ठीक है, ये क्वेश्चन लेने का सिंपल सा हमारा रोल यही था कि हम इसमें आपके साथ ये डिस्कस करना चाह रहे थे ओवरऑल कि एक एसेट अकाउंट बनता कैसे है। ये शीट में रिवाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हो सकता है कि एक नंबर का पूछ लें कि अच्छा बता दो ये अकाउंट बना के दिखा दो, हो सकता है, हम कह नहीं सकते काउंसिल क्या क्या पूछ सकती है इन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।